ये देखो देखो बेटा, बन्नर एक बार बिल्कुल परेशान हो गया था। बन्नर कब परेशान हुआ तो ये बात बताएंगे आपको, और कैसे परेशान हुआ ये भी बताएंगे। देखो बन्नर के सामने एक समस्या थी। बन्नर जब इन कंपाउंड को फॉर्म कर रहा था, और फॉर्म करने के बाद जैसे कंपाउंड था जिसका फॉर्मूला है CONH3 का होल 6 और Cl3, मतलब इसका फॉर्मूला हमारा होता है CONH3 का होल 6 Cl3। अब देखो इसका मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि जब इस कंपाउंड को वाटर में डाल रहा था प्रिपेयर करने के बाद में, तो डिफरेंट रिजल्ट देख रहा था। वो रिजल्ट आपको भी हम दिखाएंगे अभी, और फिर आप मुझे बताना आखिर ऐसा क्यों था, और बर्नर ने उस समस्या को कैसे एक्सप्लेन किया, ये आप भी ध्यान से सुनो और हम आपको सुनाते हैं। देखो कैसे। देखो बर्नर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया था लैब में। उस समय कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनेशन स्फीयर जैसा वर्ड ना किसी ने पहले लिया था और ना मुझे पता था। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आयोनेशन स्फीयर है, जो भी कुछ वर्ड है, ये सारे के सारे वर्ड बर्नर ने पहली बार यूज किए थे। बर्नर को नहीं पता था कि क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, क्या आयोनेशन स्फीयर होता है, उसे नहीं पता था। बस वो परेशान था। देखो कैसे परेशान था। ये उसने कॉम्प्लेक्स बनाया यहाँ पे CO इस तरह से डॉट NH3 का होल 6 इस तरह से डॉट, और यहाँ पे Cl3। लेकिन उसे ये पता नहीं था कौन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कौन आयोनेशन स्फीयर है। इस तरह से इसने एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया। इसने कहीं ना बिग ब्रैकेट लगाया ना इसने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, कोई मतलब नहीं से। बिग ब्रैकेट तो पता ही नहीं था बिग ब्रैकेट क्या होता है। अब इस कंपाउंड को डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टेम्परेचर बना रहा था और डिफरेंट कंडीशन में प्रिपेयर कर रहा था। और प्रिपेयर करने के बाद जब वो इस कंपाउंड को वाटर में डाल रहा था, जब इस कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व कर रहा था इस तरह से, तब वो देख रहा था कि कभी वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो इसमें सिल्वर नाइट्रेट बार बार डाल दे रहा था। वो सिल्वर नाइट्रेट डाल रहा था, यानी कि डिजोल्व करने के बाद वो इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालता था इस तरह से। तो बेटा सिल्वर नाइट्रेट जब वो यहाँ पे ऐड करता था, हर बार वो सिल्वर नाइट्रेट ऐड करता था, वाटर में डिजोल्व किया, सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, और जैसे ही ऐड करता था तो उसे डिफरेंट रिजल्ट मिलते थे। कैसे कि यहाँ पे वो एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट डालता था, तो यहाँ से कभी तो केवल एक Cl AgCl मिलता था, यहाँ पे एक AgCl मिलता था, कभी यहाँ पे 2 AgCl मिलते थे, कभी उसे 3 AgCl मिलते थे, कभी यहाँ पे उसे 3 AgCl मिलते थे। वो बहुत परेशान था, इसी चक्कर में परेशान था। वो ये कह रहा था कि कंपाउंड एक ही है भाई, अब डिफरेंट टेम्परेचर पे इसका क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, डिफरेंट कंडीशन में से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कभी 3 AgCl मिल जा रहे डिजोल्व करने के बाद। जब वो सिल्वर नाइट्रेट से क्लोराइड आयन का टेस्ट करता है, क्लोराइड आयन का टेस्ट ऐसे किया जाता है। क्लोराइड आयन का कभी आपको टेस्ट करना हो तो आप क्या डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं, और सिल्वर नाइट्रेट जैसे जो क्लोराइड होते हैं, जो क्लोराइड आयन से जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करता है इस तरह से AgNO3, तो AgNO3 में से नाइट्रेट हट जाता है ये, और वहां पे जाके जैसे सिल्वर जुड़ता है तो बेटा AgCl का वाइट 50 आता है। तब वो ये परेशान था कि ये कंपाउंड कभी कभी तो ये कंपाउंड एक Cl दे देता था, कभी 2 Cl देता था, कभी तीनों Cl दे देता था। बर्नर इस बात को समझ नहीं पा रहा था। बर्नर इस बात को नहीं समझ पा रहा था। क्या पार्थ मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्या पार्थ मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा होगा? कभी एक AgCl का पीपीटी आ रहा था, कभी 2 का आ रहा था, कभी 3 का आ रहा था। बोलो सर। सिल्वर क्लोराइड के साथ अलग अलग कंपाउंड बनाता है, इसलिए हो सकता है सर। नहीं भाई, जो कंपाउंड जो CONH3 का ऑल्सो प्रिपेयर कर रहा था, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था। देखो इसका मॉलिक्यूलर, हम आपसे फिर बताते हैं समझिए उसका क्या था कि जो ये कंपाउंड से प्रिपेयर किया था लैब में CONH3 का होल 6, ये वाला इस तरह से, और प्लस यहाँ पे Cl3 जिसने ये प्रिपेयर किया था, इसके साथ वो सिल्वर नाइट्रेट टीज कर रहा था। जब एक बार सिल्वर नाइट्रेट डाला था तो एक AgCl आता, कभी डाला था, कभी 2 आता, कभी डाला था, कभी 3 आ रहा था, कभी तीनों Cl वहां से हट जाते थे, कभी एक ही Cl लगता था, इसलिए एक बार AgCl बनता था। भाई इसने डाला तो यहाँ पे AgNO3 को इसने एक्सेस में डाला, AgNO3 को इसने यहाँ पे एक्सेस में डाल दिया, लेकिन उसने देखा जो पीपीटी बना, जब मॉलिक्यूल बना तो केवल एक ही मॉलिक्यूल बना। ये तो उसने एक्सेस में डाला था, यहाँ पे ये तो एक्सेस में डाला था उसने, लेकिन जब उसने दोबारा डाला तो केवल 2 AgCl आ रहे थे। जब उसने तीसरी बार डाला, तीसरे कंपाउंड के साथ में मतलब फॉर्मूला वही था, डिफरेंट टेम्परेचर पे उसने डाला तो उसने देखा क्या तीनों के तीनों Cl रिप्लेस हो गए। इस बात को बर्नर नहीं समझ पा रहा था। और जो NH3 थे वो कभी टूट के अलग ही नहीं होते थे।
तो जब बन्नर बहुत परेशान हो गया, जब बन्नर बहुत परेशान हुआ, तब बन्नर के दिमाग में कुछ आइडिया आया, अरे जो सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट है, इसके साथ में जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो आयन अटैच हैं, ये सेंट्रल मेटल आयन के साथ में किसी एक प्रकार की वैलेंसी से अटैच नहीं है। पहली बार वर्नर ने ये कहा था कि जो सेंट्रल मेटल आयन है ये डुअल कैरेक्टर का व्यक्ति है। कैसे बताओ? व्यक्ति तो नहीं है, मतलब कि कोई इंसान नहीं था, मतलब कि हम आपसे ये बताना चाह रहे थे कि जो ये सिल्वर ये आपका कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट कोई सिंपल मेटल नहीं है। ये कोबाल्ट क्या करता है? दो प्रकार की वैलेंसी शो करता है। क्या करता है बताओ? टू टाइप्स की वैलेंसी शो करता है। पहली, मतलब कि जिसको ये देखो दो प्रकार के नाम में दिया था। पहली वैलेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। इसने कहा था जो सेंट्रल मेटल आयन होता है ये प्राइमरी वैलेंसी शो करता है, और एक आपका कौन सी करता है बताओ? सेकेंडरी वैलेंसी शो करता है। प्राइमरी वैलेंसी वर्ड का मतलब ये होता है, प्राइमरी वैलेंसी कि सेंट्रल मेटल आयन से जो आयन या फिर जो मॉलिक्यूल, जैसे हमने कहा Cl है, यहाँ पे NH3 है, जो आयन या फिर जो नेगेटिव आयन, मतलब कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर नेगेटिव आयन प्राइमरी वैलेंसी के साथ में अटैच होता है, प्राइमरी वैलेंसी के साथ में अटैच होता है, वो इजिली से कंपाउंड को वाटर में डालने पर सेपरेट हो जाता है। कि जब इस कंपाउंड को हम वाटर में डालेंगे, इस कंपाउंड को वाटर में डालेंगे, तो ये इसमें से जो आयन या जो मॉलिक्यूल प्राइमरी वैलेंसी से अटैच हो जाता है, वो वाटर में तुरंत ब्रेक होकर अलग हो जाएगा। इसका मतलब जैसे आपसे क्या क्या जो Cl है, ये आपकी यदि प्राइमरी वैलेंसी से अटैच होंगे तो वाटर में तुरंत ये आयोनाइज होकर तीनों Cl अलग हो जाएंगे। और जो सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच होता है, वो कभी भी वाटर में आयोनाइज होकर अलग नहीं होते हैं। इसीलिए वो देख रहा था कि जब वो इस कंपाउंड को, जो कंपाउंड ने प्रिपेयर किया CuNH3 का होल 6Cl3, जब वो इसको कभी वाटर में डालता था तो कभी दो Cl कोबाल्ट के साथ में प्राइमरी वैलेंसी से अटैच होते होंगे, कभी एक Cl अटैच होता होगा। सर माइक बंद है आपका। चलिए आप लोग आगे देखो। तुमने क्या कहा आपको? जो सेकेंडरी वैलेंसी से जो ब्रेक होकर अलग नहीं होते हैं, तो ये कारण था जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट था, ये सबसे पहले किसने दिया था? बर्नर ने दिया था। तभी बर्नर ने कहा था कि जो सेंट्रल मेटल आयन है ये, क्या बात समझ में नहीं आई? दो प्रकार की वैलेंसी होती, दो वैलेंसी होती, दो प्रकार की वैलेंसी होती है। नहीं नहीं देखो, सेंट्रल मेटल आयन अपने साथ जब किसी आयन या मॉलिक्यूल को जोड़ता है तो दो प्रकार की वैलेंसी से जोड़ता है। जिसे वो सेकेंडरी वैलेंसी से जोड़ता है उसे वो परमानेंट टाइट करके पकड़ के रखता है, और जो जिसे प्राइमरी वैलेंसी के साथ जोड़ता है उसे परमानेंटली या फिर टाइटली पकड़ के नहीं रखता है। यदि आप कंपाउंड को वाटर में डाल देंगे तो जो प्राइमरी वैलेंसी से जो आयन अटैच होंगे वो ब्रेक होकर सब अलग हो जाएंगे, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच होंगे वो ब्रेक होकर कभी अलग नहीं होंगे। ये कहने का मतलब था, समझे या नहीं? बोलो। हाँ, तो ये उसने कहा था, ये प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट उसी ने दिया था, तो उसने बताया था कि जो भी आयन सेंट्रल मेटल आयन के साथ में और उससे जुड़ा होता है, सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच होता है, वो कभी ब्रेक होकर वाटर में अलग नहीं होता है। तभी तो बर्नर ने कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर जैसी टेक्नोलॉजी दी थी सबसे पहले। सबसे पहले आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को सबसे पहले यदि थ्योरी में किसी ने इंट्रोड्यूस किया था तो वो सबसे पहले इसी ने इंट्रोड्यूस किया था, बर्नर ने। उसके बाद उसने कंपाउंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की थी। अभी देखो हम एक आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप उस स्क्रीन शेयर में देखना, सारे पॉइंट हम इसके बताते हैं, इसके क्या है पॉइंट।
चलो अब देखो आपकी स्क्रीन पर हम लगाते हैं, बर्नर कॉन्सेप्ट के सारे पॉइंट आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं, तो आप देखना इसे। चलिए देखो आपको दिखाई दे रहा है सामने कि नहीं, आपकी स्क्रीन पर सीट आ गई। यस सर। हम जूम अभी कर, अभी आपको जूम करके दिखाते हैं, ये देखो, देखो जूम करके आप देखो ध्यान से, देखो ये बर्नर कॉन्सेप्ट है, लिखा है बर्नर थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसमें बड़ा शॉर्ट में हमने देखो लिखा है, आप लोग समझ जाना। देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा है, देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है द प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल नेचर। आयोनाइजेबल नेचर का मतलब होता है, यहाँ पे बर्नर ने सबसे पहले प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसने कहा था कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नेचर होती है। कहने का मतलब तुम नीचे कंपाउंड देख सकते हो कि जो देखो यहाँ पे देखो कि जो प्राइमरी वैलेंसी से अटैच होगा वही पानी में डालने पर टूट के अलग हो जाएगा, आयोनाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है हमेशा कैसी होती है, नॉन आयोनाइजेबल नेचर होती है। आप पानी में डालें या किसी दूसरे सॉल्वेंट में डालें तो ये कभी ब्रेक होके अलग नहीं होगी। पहला पॉइंट बर्नर ने अपनी थ्योरी में यही दिया था। दूसरा पॉइंट देखो इसने क्या दिया था, देखो सेकंड पॉइंट बहुत इजी थ्योरी है, ये थ्योरी सबसे इजी है। सेकंड पॉइंट इसने कहा था बर्नर ने, कहता प्राइमरी वैलेंसी द आयन which are represented by which are satisfy primary valency comma all always attached through dotted line। कि जब कभी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप देखो नीचे स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, आप कभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो आयन प्राइमरी वैलेंसी से अटैच होता है उसे हमेशा आप सेंट्रल मेटल आयन के साथ में डॉटेड लाइन के साथ अटैच करेंगे, और जो बॉन्ड या जो मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच होगा उसे आप हमेशा डैश लाइन से शो करेंगे। बात समझा कि सेकंड पॉइंट क्या होता है, बोलो सेकंड पॉइंट का मतलब समझे कि नहीं क्या आप लोग? बहुत ही था। देखो थर्ड पॉइंट, देखो थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है कि प्राइमरी वैलेंसी, जो प्राइमरी वैलेंसी हमने प्राइमरी लिखा, केवल प्राइमरी वैलेंसी आप लिख लेना अपने मन से, प्राइमरी वैलेंसी डू नॉट डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। प्राइमरी जो वैलेंसी होती है वो लाइक आयनिक बॉन्ड, जैसे आयनिक बॉन्ड से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार जो प्राइमरी वैलेंसी में जो भी आयन होता है वो आयनिक बॉन्ड की तरह वो जुड़े होते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी कभी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं करती है। आप डॉटेड लाइन को किधर भी जहां चाहो वहां ऐड कर सकते हो सेंटर मेटल लाइन के साथ में, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी उसे होती है उसे एक पर्टिकुलर एंगल पे आप जोड़ेंगे, क्योंकि वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिसाइड करती है, पर्टिकुलर बॉन्ड से अटैच होता है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड लाइक बॉन्ड होता है। बात तो समझे कि नहीं? थर्ड पॉइंट क्या बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर डिसाइड करती है। अब देखो फोर्थ पॉइंट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है प्राइमरी वैलेंसी आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइमरी वैलेंसी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं करती है। जो चीज कहीं मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं कर सकती है 100%, ऐसे बॉन्ड हमेशा नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उन्हें आप सेंट्रल मेटल आयन के साथ में ऐसे मॉलिक्यूल कहीं भी अटैच कर सकते हो। लेकिन जो जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिसाइड करती हैं उन्हें हमेशा पर्टिकुलर एंगल पर अटैच करोगे और पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप अटैच करेंगे। और एक लास्ट देखो, लास्ट लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है सर ये फोर्थ वाले प्राइमरी, को फिर से बता दीजिए। फोर्थ वाले का मतलब ये तो देखो नीचे स्ट्रक्चर, देखो नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है। फोर्थ वाले का मतलब था कि आप प्राइमरी वैलेंसी को सेंट्रल मेटल आयन के साथ में जहां चाहे जहां मन करे वहां से उस एंगल से आप अटैच कर सकते हो, उस डायरेक्शन से अटैच कर सकते हो। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी को हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आप अटैच करते हो, क्योंकि तो मॉलिक्यूल की वो स्ट्रक्चर बताती है। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। एक्चुअल में जो प्राइमरी वैलेंसी होती है कहीं से इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी वर्ड का मतलब होता है जिसमें सबका वैलेंसी क्या होती है, तो आप वैलेंसी का मतलब आप ये कहते हैं कि सर वैलेंसी का मतलब होता है कि जब कोई भी एटम अपने साथ, कोई भी एटम अपने साथ जितने किसी दूसरे एटम को अटैच कर लेता है वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे आपसे हमने कहा कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो आप लोग कहते हैं सर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि कार्बन अपने साथ 4 हाइड्रोजन एटम को इस तरह से अटैच कर लेता है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करता है, इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो कोवलेंसी कहलाएगी, इसलिए कार्बन की कोवलेंसी आपकी 4 है। लेकिन भाई बात हम NaCl में करें, आपसे ये पूछे कि NaCl में आप शॉर्ट में देखो, NaCl में तो क्या होता है, Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। तो बेटा Na अपने साथ एक Cl को अटैच कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है। इसलिए सोडियम की जो बैलेंसी होगी वो 1 होगी, लेकिन उसे हम कोवेलेंसी नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे,
इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे, क्योंकि क्लोरीन और सोडियम के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। इसलिए सोडियम की जो वैलेंसी कहलाएगी वो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। जब कोई एटम अपने साथ किसी दूसरे एटम को आयनिक बॉन्ड के साथ अटैच करता है, आयनिक बॉन्ड के आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच करता है, तब इस एटम की जो वैलेंसी होती है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। और जब कोई एटम अपने साथ दूसरे एटम को कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच करता है, तब उससे हम उसकी कोवैलेंसी कहते हैं। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं आप लोगों को? बताओ आपकी बात क्लियर हुई कि नहीं? तो आज यहाँ पे आपको हम जो बात कर रहे थे प्राइमरी वैलेंसी से, प्राइमरी वैलेंसी से जो भी आयन अटैच होते हैं और जो भी अटैच होते हैं उन्हें हम हमेशा ये कहते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होता है। भाई प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है उससे जो भी आयन अटैच होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। और जब तक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है आयनिक बॉन्ड, और आप जानती है पानी में डालने पर हमेशा आयनिक बॉन्ड ही टूट के अलग होते हैं। कभी भी कोवलेंट बॉन्ड से जो अटैच होता है वो पानी में डालने पर कभी ब्रेक होकर अलग नहीं होता है। बोलो बात सही है कि नहीं? आपने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी पढ़ी कि नहीं, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड की? यस कि सर। जो जो कोई भी एटम हो किसी दूसरे एटम से यदि आयनिक बॉन्ड के साथ अटैच होगा और यदि आप इसको पानी में डाल देंगे तो तुरंत ब्रेक होकर अलग हो जाता है, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होता है वो कभी ब्रेक होकर अलग नहीं होता है। इसका मतलब है कि प्राइमरी वैलेंसी के साथ में जो भी आयन अटैच होता है वो पानी में डालने पर टूट के इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी जस्ट लाइक इलेक्ट्रोवैलेंसी, बट सेकेंडरी वैलेंसी जस्ट लाइक द कोवैलेंसी, कोवैलेंसी। because all ions or atoms that are attached with central metal ion through covalent bond are not easily dissociate on dissolving in water। यदि कोई भी एटम या आयन यदि सेंट्रल मेटल आयन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच है तो आप पानी में डालने पर ऐसे आयन या फिर मॉलिक्यूल कभी भी डिसोसिएट होकर अलग नहीं होते हैं। बोलो हमारी पूरी बात को आप लोग समझे कि नहीं? ये पांचों पॉइंट आप समझे कि नहीं? सुरेश, बिनी, यस सर। बिनी आपको समझ में आया? बिनी गायब हुई क्लास से क्या? एक मिनट रुको, बिनी चली गई? हाँ क्या कह रहा बताओ, क्या कह रहे बोलो। लास्ट पॉइंट में यही लिखा था कि इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी की बात हो रही थी कि जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ में इलेक्ट्रोवैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी के साथ अटैच होता है वो ब्रेक होके इसलिए अटैच किसी का माइक खुला उधर से क्या? वो इसलिए ब्रेक होके अलग हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोवैलेंसी से अटैच होता है, आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। प्राइमरी वैलेंसी आयनिक इन नेचर होती है, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होती है, इसलिए वो ब्रेक होके अलग नहीं होती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखो नीचे हमने नो डायग्राम सर। भी आपको बनाया गया, नीचे डायग्राम भी बना के दिखाया। इसीलिए जो ब्रेक होके अलग नहीं होता है, बर्नर ने उन सभी आयनों को किसके साथ अटैच किया बताओ? बर्नर ने उन सभी आयनों को किसके साथ अटैच किया? इसलिए उसने कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में लिखा था। इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, जो कंपाउंड हमने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें CuNH3 का होल 6 और Cl3 बाहर लिखा है। तो इसका रीजन क्या था? इसका मतलब ये था, बर्नर ने कहा था कि जितने भी हमारे NH3 है ये सब के सारे कोवलेंट सेंट्रल मेटल आयन से सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच है, और जितने भी सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच होते हैं उन्हें हमेशा कोऑर्डिनेशन स्तर के अंदर लिखा जाता है, और जो प्राइमरी वैलेंसी से अटैच होती है उनको सबको कोऑर्डिनेशन स्तर के बाहर लिखा जाता है। इसलिए तुम यहाँ पे देख सकते हो इस कंपाउंड को हमने नीचे स्ट्रक्चर बनाया था। देखो नीचे स्ट्रक्चर बनाया था, तो CO के साथ में जितने भी NH3 थे उनको हमने किस लाइन से अटैच किया था? तो डैश लाइन से अटैच किया था, बॉन्ड से अटैच किया था। और जितने भी Cl थे ये सब पानी में डालने पर ब्रेक होकर अलग हो जाते हैं क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी से सेटिस्फाई है, इसलिए इनको हमने कैसे अटैच किया था? डॉटेड लाइन से। बताओ किया कि नहीं? डॉटेड लाइन से। जितने भी Cl डॉटेड लाइन से अटैच है, इसलिए देखो जब हमने इस कंपाउंड को वाटर में डाला तो तीनों के तीनों Cl टूट के अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? NH3 एक भी टूट के अलग नहीं हुआ क्योंकि वो प्राइमरी वैलेंसी से सेटिस्फाई थे या प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू अटैच थी। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं है सर कोई एक बार प्रॉब्लम। ये वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए कि हम लोग किसी भी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बीच में डिफरेंस कैसे करेंगे कि ये एलिमेंट इससे जुड़ा है, ये एलिमेंट उससे जुड़ा है। देखो ये आप नहीं कर सकते डिसाइड, आप तभी से डिसाइड करिए जब लैब में जाके प्रैक्टिकल करेंगे।
आपको हमने कोई कंपाउंड दिया, हमने उसका फॉर्मूला बता दिया, लेकिन आपको ये नहीं बताया कौन प्राइमरी वैलेंसी से अटैच है, कोई कोई सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच है। तो आप क्या करेंगे, आप हम इससे नहीं डिसाइड कर सकते हैं। इससे आप जाके क्या करेंगे, उस कंपाउंड जाके पानी में डाल दो, जितने आयन टूट के अलग हो जाएंगे वो सब प्राइमरी वैलेंसी से अटैच होंगे, और जो वाटर में डिजोल्व करने पर वाटर में ब्रेक होकर अलग नहीं होंगे, वो सारे के सारे सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच होंगे। ये आप देख के पता नहीं कर सकते किसी कंपाउंड में, ये सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपेरिमेंटल पता कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के हेल्प से। बात तो समझे कि नहीं? या फिर यस सर। किसी कंपाउंड का रियल में ऐसे स्ट्रक्चर लिखा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनेशन स्फीयर लगा के ऐसे लिखा गया है, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कि जितने भी आयन या मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखे हैं, वो सब के सारे लिगेंड होते हैं, और वो सब सेंट्रल मेटल आयन के थ्रू जुड़े होते हैं, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच होते हैं। वो सेंट्रल मेटल आयन से सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच होते हैं, जो इस बिग ब्रैकेट के बाहर लिखे होते हैं वो सारे के सारे प्राइमरी वैलेंसी से अटैच होते हैं। और बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब देखो आईएससी बोर्ड का ही बहुत हॉट क्वेश्चन है, आईएससी बोर्ड का ही बहुत हॉट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है इसे आप समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। आईएससी बोर्ड करता क्या है? आईएससी बोर्ड तुमसे उम्मीद करता है कि आपको दो आयन के टेस्ट तो आते ही होंगे लैब में, जब कभी आप जाते हो तो दो आयन के आप टेस्ट कैसे करते हैं? हाउ कैन यू परफॉर्म द केमिकल टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन एंड क्लोराइड इन द लैब? आप लैब के अंदर सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन का टेस्ट आप कैसे करते हैं? बोलो, यदि आपको हम लैब में ले चले और आपसे ये पूछे कि हाउ कैन यू परफॉर्म द केमिकल टेस्ट ऑफ हैलाइड आयन, Cl नेगेटिव आयन, Br नेगेटिव आयन, I नेगेटिव आयन और सल्फेट आयन, तो आप इन दोनों तीनों आयनों के टेस्ट आप लैब में कैसे करते हैं? आप कैसे केमिकल टेस्ट करते हैं, बता सकता कोई? अमन बताओ, लैब में क्लोराइड आयन का टेस्ट आप कैसे करेंगे? अमन प्रेजेंट है क्या नहीं आज? सर दिए गए बहुत लेट। कंपाउंड में पहले BaSO4 डालेंगे, तो उसके बाद BaSO4 से क्या हो जाएगा? सर वो देखो रिएक्शन आपको हम होगी बता दे रहे हैं, उसमें। अमन प्रेजेंट होकर ही बोल क्यों नहीं बेटा, नींद में हो क्या? अमन बोल ही नहीं रहे। हेलो अमन, अमन क्लास में अटेंड तो किए लेकिन प्रेजेंट नहीं है। सुयश प्रेजेंट हो तुम? मुस्कान तुम? यस सर, हम भी प्रेजेंट है। तो फिर अमन क्यों प्रेजेंट नहीं? अमन बस अटेंड तो किए लेकिन बोल नहीं रहे। चलो आप आगे देखो, यदि कोई वाले यदि प्रेजेंट तो क्या करेंगे? अब मेरी बात सुनो, देखो लैब में आप कैसे टेस्ट करती है आपको बता रहे। देखो जितने भी आपके हैलाइड आयन है, चाहे आपका क्लोराइड आयन हो बेटा, चाहे आपका Br नेगेटिव आयन हो, ब्रोमाइड आयन हो, और चाहे आपका आयोडाइड आयन हो, इन तीनों हैलाइड आयन का टेस्ट लैब में आप सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं। यदि किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर में एक्वस मीडियम में यदि ये तीनों आयन प्रेजेंट है और आपने क्या डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, तो फिर कमाल हो जाएगा, क्योंकि हैलाइड का टेस्ट लैब में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से ही करते हैं, AgNO3 नेगेटिव से करते हैं। आप जैसे ही डालेंगे तो जो नाइट्रेट आयन है वो तो रिप्लेस हो जाएगा, और सिल्वर के साथ में Cl Br I नेगेटिव आके जुड़ जाएंगे। तो Ag के साथ में आके कौन अटैच होगा बताओ? AgCl। Ag के साथ में आके AgCl अटैच होगा, यहाँ पे AgBr अटैच होगा, देखो AgBr, और यहाँ पे आपका AgI अटैच होगा, ऐसे यहाँ पे AgI बनेगा। अब अंतर इस बात का होता है, जो ये क्लोराइड आयन है सिल्वर AgCl है, इसका एकदम कर्डी व्हाइट पीपीटी आता है, दही जैसा टेस्ट में जम जाता है। और जो AgBr होता है इसका भी पीपीटी आता है, लेकिन ये लाइट येलो होता है, ये एकदम व्हाइट होता है, कर्डी व्हाइट, दही जैसा व्हाइट होता है। और ये आपका लाइट येलो होता है, लाइट येलो पीपीटी होता है, जैसे यॉल्क ऑफ एग। जो अंडे को आप जब फोड़ते हैं तो उसके अंदर जो येल्क निकलता है येलो कलर का, जस्ट लाइक दिस। और ये जो आपका AgI होता है ये एकदम डीप येलो होता है। ये कैसा था आप बताओ? डीप येलो कलर में होता है, ये डीप येलो कलर में होता है। तो आप ऐसे डिस्टिंग्विश करते थे, आप सिल्वर नाइट्रेट से आप तीनों आयन को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, लेकिन कलर को देख के आप पहचानते हैं। यदि व्हाइट आता है तो क्लोराइड आयन है, लाइट येलो आता है Br आयन है, और एकदम डार्क यदि डीप येलो आता है तो समझ जाना वो आयोडाइड आयन था उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। ऐसी आपसे हम कहा कि आप सल्फेट आयन का टेस्ट आप कैसे करते हो? सल्फेट आयन का भी टेस्ट देखो बेटा, सल्फेट आयन का टेस्ट लैब में हमेशा बेरियम क्लोराइड से किया जाता है, याद रखिएगा। सल्फेट आयन का टेस्ट हमेशा बेरियम क्लोराइड से किया जाता है। कि कहीं कोई भी सल्फेट आयन लिखा हुआ है, देखो कोई भी सल्फेट आयन लिखा हुआ है ऐसे SO4 डबल नेगेटिव, और तुमने उसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल दिया BaCl2, तो आप जैसे इसमें डालेंगे
तो तुरंत आपका बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। देखो बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो आपसे कोई पूछे कि आप लैब में हमेशा, और ये जो बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी आता है, दिस पीपीटी आर नॉट डिसॉल्व इन एनी मिनरल एसिड लाइक HNO3, H2S4 until aqua regia also। एक्वा रेजिया में भी ये, उसमें भी डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये जो BaSO4 है, बेरियम सल्फेट, इसका पीपीटी किसी में डिसॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे हम लोग सल्फेट आयन का टेस्ट करते हैं, ऐसे हम लोग क्लोराइड आयन का टेस्ट करते हैं। आप समझे कि नहीं? और ये क्वेश्चन बोर्ड का सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमन, अब तुम आए हो, अभी थे नहीं। चलो खैर, अब तुमसे हम लोग बताते क्या बोर्ड का ये क्वेश्चन है क्या। देखो बोर्ड का मेरा ये क्वेश्चन होता है, अब आप समझने की थोड़ी कोशिश करो। बोर्ड आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है? बोर्ड आपके सामने कोई क्वेश्चन पूछता है, इस सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन बोर्ड आपसे पूछता है। आपके सामने देखो बोर्ड एक क्वेश्चन ऐसे लिख देता है, आपसे कहता है एक कंपाउंड हैव द फॉलोइंग फार्मूला, एक कंपाउंड हैव द फॉलोइंग फार्मूला लाइक दिस। देखो देखो कंपाउंड है फॉलोइंग फार्मूला, जो क्या लिखा हुआ है CO, और यहाँ पे लिखा है NH3 का होल 6, NH3 बैठ जाओ, NH3 का होल 6, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सल्फेट आयन। ये आपके सामने कोई सल्फेट आयन ऐसे फार्मूला लिखा है, और आपके सामने तो कोई कोऑर्डिनेशन स्पेयर लिखेगा और ना आपके सामने कोई आयोनेशन स्पेयर लिखेगा। लेकिन अब तुमसे ये पूछेगा कि तुम ये बताओ कि इस कंपाउंड का आपको एक आइसोमर ड्रॉ करने हैं, आपको इस कंपाउंड के 2 आइसोमर ड्रॉ करने हैं, जिसमें से एक आइसोमर है, एक बात इसमें और छूट गया, यहाँ पे देखो Cl भी छूट गया है। एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला है जिसका फार्मूला है CONH3 का होल 6 SO4 डॉट Cl लिखा हुआ है। अब तुमसे हम एक बात पूछते हैं, ड्रॉ द 2 आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड where in which one of them give the chemical test with barium sulfate, one of them give the positive chemical test with barium sulfate, and second other give the positive test with silver nitrate, then how can you draw the structure of the following compound। आप इन दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? क्या तुम बता सकते हो पार्थ इसमें क्या होगा? पार्थ, मुस्कान, सुरेश, आप चारों लोगों में से कोई एक बताए कि दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए? मेरे दिमाग में आइडिया आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? बर्नर कॉन्सेप्ट का आइडिया आना चाहिए। बर्नर कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था? बर्नर कॉन्सेप्ट कहता है कि केमिकल टेस्ट कोई आयन तभी दे सकता है देन, और देखो अकॉर्डिंग द बर्नर थ्योरी ओनली दोज आयन गिव द पॉजिटिव केमिकल टेस्ट व्हिच आर अटैच्ड थ्रू प्राइमरी वैलेंसी and are represent in the ionization sphere of coordination compound. Otherwise, if any ion is present attached with central metal ion through coordinate bond, then they will not dissociate in water and do not give the chemical test with suitable reagent। कहने का मतलब मेरा ये था, यदि कोई भी आयन है सेंट्रल मेटल आयन के साथ यदि प्राइमरी वैलेंसी से अटैच है, तभी वो केमिकल टेस्ट दे सकता है, अदरवाइज वो केमिकल टेस्ट नहीं दे सकता है। तो आप कैसे करेंगे फिर? बता सकते हो क्या आप लोग? बोलो। तो ये पॉजिटिव केमिकल टेस्ट कैसे देगा? सर पानी डालेंगे, हाँ, अगर कोई भी कंपाउंड अगर टूटेगा, टूट के बाहर निकलेगा, तो इसका हाँ, मतलब होगा वो आयोनाइजेशन स्फीयर में अटैच होगा। यस सर। हमारी बात को समझ। तो कहने का मतलब था मेरे पास ये कंपाउंड था, तो इसमें आप कैसे अटैच कराएंगे? बताओ कैसे इसके दो
हम पलट दे रहे हैं। कोई क्वेश्चन दिया था? यस सर। आ गए ना सब लोग? बेटा क्वेश्चन भेजो जल्दी से आंसर। सर कर दिया सेंड। और लोग सेंड करो। हमने 2 क्लासेस के थ्रू बोला था ना करने को। यस सर। यहाँ हमें 2 क्लास तो नहीं दिख रही है आज तक। अच्छा 2 क्लास था, हमने 2 वो बना दिया मेथड। नहीं 2 क्लास। देखो तुम्हारे यहाँ जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल पार्ट होता है ना, उस पे जो क्वेश्चन आता है वो आसान नहीं आता है। पहली बात बता दें, आसान का मतलब ये है कि जो स्कूल टीचर्स है ना, वो 1% की हेल्प नहीं कर पाते। यस। पूरे पूरे 24 घंटे का टाइम भी दिया जाता है और बच्चे सर से पूछते रहते हैं, या तो सर का रिप्लाई नहीं आएगा और या तो वो किसी काम में बिजी हो जाए। यही हुआ था इस बार। मैरी जीसस की बात बता रहा हूँ, बाकी स्कूल का अभी में नहीं ज्यादा क्लियर है। मैरी जीसस का, सरदार पटेल दोनों का क्लियर है। सर से क्वेश्चन बोल दिया सर बच्चों ने, सर 3 क्वेश्चन है कर दीजिएगा। सर ने भेजे, एक को प्रोग्राम नहीं चला। एक भेजा आदर्श वाला, वो चला नहीं। बाकी एक तो बच्चों ने खैर चला लिया था, आसान आया था। 2 प्रोग्राम आए थे, इतने तगड़े थे इंटरफेस के थ्रू, स्ट्रिंग टोकनाइजर इंटरफेस दोनों से रिलेटेड, नहीं हो पाया किसी से। मैंने अपने पास बैठाया, क्योंकि अब हम भी कोचिंग में बिजी बने रहते हैं, अपने पास बैठाया, रात तक सॉल्व कराते रहते उनके क्वेश्चन। रात के 9 बजे जब हम आए हैं 7:30 पर, 7:30 से 9 बजे तक हम बैठे उनके साथ, तब सॉल्व हुआ था। तब सब क्वेश्चन रन करा के दिए। अब तुम सोचो रन कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक दिन पहले आपको वो क्वेश्चन लिखने होते हैं। क्या हो गया सर ये इसी साल से हुआ है, मुझे लगता है। नहीं, हर साल होता है। हर साल हर होता है? साल ये, पता नहीं। हाँ हर साल यही फंडा रहता है हर साल। 24 घंटे पहले आपको वही क्वेश्चन रिटन में दे दिए जाते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में कोई एक करना होता है, वो आपको लिख के रख के आना है। दूसरे दिन एग्जैक्ट 24 आवर के बाद आपको बुलाया जाएगा, तो वही प्रोग्राम सिस्टम में रन कराना होता है और उसका आउटपुट का प्रिंट आउट देना होता है। वो जाता है आपका ISC। और जिस दिन आप प्रोग्राम रन कराएंगे उस दिन आपको पेन नहीं ले जाना है। आपकी कॉपी आपको मिल जाएगी, लेकिन पेन लेके नहीं जाना है।
यानी कि कॉपी में आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट प्रोग्राम अगर बच्चों के गलत है तो हम सही करा के यहाँ से भेजा। हमने कहा वहां जाके कोई ना कोई तो पिन लेके आएगा ही, कहीं से जुगाड़ बन जाती है तो पेन से अपडेट कर दिया जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है सच्चाई उस दिन पता चलती है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और रियल होता है। शीट में सही ना करे और रन करा दे तो चल जाता है काम, रन करा दो उसका आउटपुट जाता है, लेकिन दोनों मैच करना जरूरी होता है। तो अगर सही बात बोले तो दोनों में सेम होना चाहिए। ऐसे केस में बच्चों के पास पेन होते हैं, थोड़ा बहुत गलत होता है उसको चेंज कर देते हैं, नहीं कुछ तो टीचर से ही पेन मिल जाएगा। टीचर हेल्प करना चाहेंगे बट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम रियल में और थोड़े बड़े लेवल के होते हैं। तो बी अलर्ट, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और अगर हम बोल रहे हैं कि 2 क्लासेस से करना है तो प्रोग्राम को 2 क्लासेस से ही करना है। इसमें हम ये बोल रहे हैं एक क्लास आप ऊपर बना दीजिए, और एक क्लास नीचे बना दीजिए। इस पे आपको मेन मेथड रखना है और इस पे अदर मेथड्स। मेन मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें किसी भी क्लास की या क्लास के ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। मेन मेथड को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक होता है। इस मेन मेथड में हम इसको एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस क्लास का इसमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके थ्रू हम उनको एक्सेस कर लेंगे। करते बिल्कुल सेम है, बट अगर क्वेश्चन में लिखा है बाय यूजिंग 2 क्लासेस तो हमें उसी कंसेप्ट को फॉलो करना। क्वेश्चन क्या था? हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू बता दिया था, 2 क्लासेस के थ्रू हम एक प्रोग्राम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या था बेटा? सम ऑफ टू नंबर। सम ऑफ 2 नंबर।
अब हमें इस क्लास का मेथड कॉल करना है। एबीसी ओबी इज इक्वल टू न्यू एबीसी। कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसलिए हमें कोई पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। अब ओबी डॉट इस फंक्शन को कॉल कर दो। ये दोनों पैरामीटर कैसे हैं? फॉर्मल नीचे वाला एक्चुअल, ऊपर वाला फॉर्मल। हम फोटो भेज रहे हैं ग्रुप में और इंडिविजुअल भी। दिख गया ना? कोई दिक्कत? नो यस बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है? किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो प्लीज। इसी को इनहेरिटेंस? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। सर इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं ऊपर वाले क्लास में, बिल्कुल लिख सकते हो। और कॉल भी कर सकते हैं। जी हाँ। ऊपर वाली क्लास में कंस्ट्रक्टर यूज हो सकता है, कॉल तो आराम से अभी भी हो रहा है। दूसरी क्लास में जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऊपर वाली क्लास का कंस्ट्रक्टर अपने आप इन्वोक हो जाए। अवनीश, यस सर। कोई बात जो मन में आ रही है पूछ लो। जब हम आपसे बोलेंगे कि 2 क्लासेस के थ्रू करना है तो उसी प्रोग्राम को 2 क्लास के थ्रू कर दें। अभी किसके पास सिस्टम अवेलेबल होगा? सेकंड वाली पहली क्लास का बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही क्लियर। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, हम ये कह रहे हैं किसके पास अभी सिस्टम अवेलेबल है? अभी नहीं चलाना है, आराम से 1 दिन के बाद हमें रन करके प्रोग्राम भेज दो।
जिसके जिसके पास अवेलेबिलिटी है वो प्रोग्राम रन भी करते चलो। थोड़ा ट्रस्ट बढ़ जाएगा। करके देख लेंगे। हाँ, करके देखिएगा। अभी एक दो बेसिक प्रोग्राम पूछेंगे, फिर हम अभी कुछ थ्योरी वाले पार्ट हैं उनको लिखवाएंगे। चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू टेक इनपुट बाय कंस्ट्रक्टर from main method and check whether input number is palindrome. Check whether input number is palindrome. करिए क्वेश्चन। मैंने कैमरा भी बंद कर दिया। सर ये कंस्ट्रक्टर वाला समझा दें। पार्ट लास्ट टाइम पर जो बताया था ना, यस सर, लास्ट टाइम पे जो बताया, हाँ समझा दे रहे हैं। कंस्ट्रक्टर वाला समझा दे रहे हैं। और इसमें हमने बोला है कंस्ट्रक्टर से करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। आप सिंगल क्लास में कंस्ट्रक्टर लगा सकते हो, आप दो क्लासेस का यूज करके भी कंस्ट्रक्टर लगा सकते हो। डिपेंड ऑन यू किससे कर रहे हो। हम चाहेंगे दो क्लासेस के थ्रू करो। अवनीश समझा रहे बेटा है कंस्ट्रक्टर वाला। हमने देखो अवनीश क्वेश्चन सम है, इंट ए और बी है। सम नाम की क्लास है तो सम नाम का कंस्ट्रक्टर भी है। कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर मोस्ट ऑफ केस में क्लास के जो इंस्टेंस डेटा मेंबर होते हैं, यानी कि क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने का काम करता है। यहाँ पर क्लास के डेटा मेंबर कौन कौन से हैं? ए और बी। ए और बी क्लास के मेंबर हैं। द मेंबर फंक्शन डेटा which are declared inside the class but outside the function is called instance data member। ठीक है, ए और बी को इनिशियलाइज करेगा। ए एक्स और वाई लोकल पैरामीटर है, यानी कि लोकल वेरिएबल है। चलिए उसके नीचे void एडिशन नाम का फंक्शन बना। ठीक, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाएगा। फिर देखिए पीएसवीएम मेन मेथड बनाया गया, उसमें एम और एन दो वेरिएबल हैं। देखो कोई भी वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर है, भले ही वो मेन मेथड हो, किसी भी फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल है तो वो लोकल वेरिएबल कहलाते हैं।
मेन मेथड के अंदर m और n लोकल वेरिएबल है। ठीक है, m और n में हमने वैल्यू यूजर से डलवा ली। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यूजर को मैसेज किया और यूजर ने वैल्यू एंटर कर दी। फिर हमने m और n में वैल्यू है, अब ऊपर कंस्ट्रक्टर को भेजनी है ना, और जब वैल्यू कंस्ट्रक्टर को भेजनी है तो कंस्ट्रक्टर तो इन्वोक किया जाता है, कभी कॉल नहीं किया जाता है। हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही हुआ। ऑटो इन्वोक। देखो, हाँ ऑटो इन्वोक हो जाएगा। सम ओबी इज इक्वल टू न्यू सम और पैरामीटर भेज दिए कि जब कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा तो इसको यूज करेगा। देखिए, क्लास में अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं होता है, पैरामीटराइज ही भेजना पड़ेगा। m और n दोनों पैरामीटर हमने भेज दिए। m और n के पास वैल्यू है, इसलिए इनको एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं। और ये पहले नंबर जाएंगे a और x और y के पास, फॉर्मल पैरामीटर के पास। फॉर्मल पैरामीटर उसको वैल्यू को पलट देगा a और b में, जो कि इंस्टेंस डेटा मेंबर है। ठीक, इतना काम हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जब कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पहुंच गई तो इंस्टेंस डेटा मेंबर में पहुंच गई, और अगर इंस्टेंस डेटा मेंबर में पहुंच गई तो वो ऐसे वेरिएबल हैं जिनको उसी क्लास का कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है। तो देखो, वॉइड एडिशन में a और b प्लस किए गए हैं। क्या a और b को डिक्लेयर किया गया फंक्शन के अंदर? नहीं किया गया है। क्यों? ये तो क्लास के मेंबर है, क्लास का मेंबर कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना? यस सर। ये है क्वालिटी। और जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अपने आप मेमोरी में एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाती है जिसको रियल वर्ड एंटिटी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ड एंटिटी। वो ऑब्जेक्ट क्रिएट डन। बेटा पैलिंड्रोम का, हाँ हाँ, रिवर्स का कोई फार्मूला नहीं होता, लॉजिक से करिए। लॉजिक नहीं याद आ रहा? अच्छा, चलो बाकी चीजें करो, लॉजिक हम समझा देते हैं। वैसे होता है, अगर हम कुछ भी ले लें, आर में रिमाइंडर स्टोर कराएंगे तो आर इंटू 10 प्लस सॉरी एस इंटू 10 प्लस आर, और एस में बार बार अपडेटेड नंबर आता रहता है। चलो हम इसको समझा देते हैं। अवनीश, क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके। सेंड कर दीजिए सीधे। देख रहा हूँ देख रहा हूँ। आज तक तुमने n मॉडुलस 10 भी किया और n अपान 10 भी किया है। n की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, बाद में n को ही रिवर्स से चेक करा लिया है। अच्छा सर, लॉजिक रहने दीजिए, n की बाकी एक कॉपी, हाँ हाँ वो हम समझ गए, लॉजिक आपका सही है। प्रॉब्लम यहाँ हो गई है कि n, आपने n की कॉपी नहीं बनाई।
यस सर, N1 लेना चाहिए बाकी था। सही है, बाकी सही है, स्ट्रक्चर सही है। क्लास डिस्प्ले के आगे फंक्शन लगा दिया। क्या डिस्प्ले क्लास का नेम है तो फंक्शन होगा उसमें। हाँ सर, नहीं पैरेंथेसिस लगा। हटाइए। नंबर एंटर कराया है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। बाकी ठीक है बेटा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दो कहीं साइड में। यस सर, बना। हम्म। अमन, तुमने भेजा है, अमन अमन नाम का कंस्ट्रक्टर, ए में 0 डाल दिया। हमने क्वेश्चन में बोला ना, टेक इनपुट बाय कंस्ट्रक्टर। अमन, हमने ये बोला है यस ना, सर। टेक इनपुट बाय कंस्ट्रक्टर। तो हाँ भैया। गलत है आपका क्वेश्चन, फिर गलत है क्वेश्चन। यस ये सर। इनपुट उसमें ले लिया है, लेकिन अब लेंगे तो हम लोग मेन मेथड में ना मांगेंगे। अरे मेन मेथड में मांगोगे तो जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब भेजा जाता है। हाँ तो भेजा हमने लास्ट। कहाँ भेजा अच्छा, है? वहाँ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट फोटो में। अलग नेक्स्ट फोटो में भेजा है, लेकिन ऑब्जेक्ट बनेगा तो पैरामीटर कहाँ जाएगा, ए में। और ये क्या ओ लिखे हो, इंट ओ? एन एन कहाँ पे? पीएसवीएम ऊपर के बाद अमन इंट एन है, जो कंस्ट्रक्टर बनाया है। वहाँ भाई पे कंस्ट्रक्टर इंट एन है, कंस्ट्रक्टर इंट ए है, ए। इंट ए है, और ए में क्या डाल रहे हो, 0? 0। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है यूजर इनपुट करेगा एन में वैल्यू, हम कंस्ट्रक्टर के पास भेजेंगे, ए में कॉपी करेंगे, फिर ए में 0 डाल देंगे। सर वैल्यू असाइन करते हैं ना कंस्ट्रक्टर में। ऐसे तो नहीं असाइन होती है, हमने तो नहीं देखा ऐसे कहीं। कंस्ट्रक्टर क्लास के मेंबर को असाइन करता है वैल्यू, यहाँ क्लास का मेंबर ही नहीं तुमने बनाया। कल भी ये गलती की थी, लेकिन कल अब उसकी जरूरत नहीं थी तुम्हारे लिए, इसलिए हमने नहीं बोला। सर अभी समझा दीजिएगा। समझा रहे हैं। सुयश, क्लास का नेम है चेक, और कंस्ट्रक्टर बना रहे हो
अमन, पहले तुम जो समस्या क्रिएट कर रहे हो उसको सुनो, हाँ भैया। फिर हम समझाएंगे ये पूरा प्रोग्राम बोर्ड पर, पहले वो समझ लो। बेटा हमें अगर कंस्ट्रक्टर से इनपुट लेना है, इसका मतलब जो वैल्यू यूजर डालेगा वो कंस्ट्रक्टर को असाइन करानी है। देखो तो यहां वो से, ब्रैकेट में कराएंगे। हाँ यहां से m और n की वैल्यू भेजी है, ये जा रही है इसके पास, x और y के पास। x और y तो चलो कंस्ट्रक्टर के लोकल वेरिएबल है, पर ये x और y वैल्यू किसको देंगे? क्लास के इंस्टेंस मेंबर को, क्लास के इंस्टेंस डेटा मेंबर को। यहाँ क्लास के इंस्टेंस डेटा मेंबर कौन है? ए और बी। तुमने जो अभी प्रोग्राम बनाया उस पे क्लास का इंस्टेंस डेटा मेंबर डिक्लेयर ही नहीं किया। अगर भैया हम इंट ए को उसके अंदर ना डिक्लेयर करके ऊपर करते हैं और उसके अंदर खाली ए हाँ लिखते तब। बिल्कुल, तो चलेगा। ऊपर इंट ए नहीं, ऐसा नहीं है यार। ऊपर आप इंट ए डिक्लेयर करते और कंस्ट्रक्टर में इंट एक्स बनाते, यानी कि कोई और नेम लेते, हाँ। फिर एक्स को ए में डालते। ये तरीका था। अब इसको हम समझा दे रहे, सब लोग सुन लो। देखो जैसे क्या होता है, यहां पर ए और बी क्या है? कंपनी के ओनर हैं, और कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, सपोज कर लो पार्ले जी। पार्ले जी के 100 पैकेट एक दुकान से ऑर्डर आए, पहुंचा दिए गए। अब बिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, पेमेंट का। पार्ले जी पहुंच गया। अब जो एमआर होता है ना, एमआर के साथ एक लोग कलेक्शन के लिए जाते हैं, पेमेंट लेने। मार्केट में कुछ लोग पेमेंट लेने जाते हैं बाद में। तो जो पेमेंट लेने जाता है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि वो एमआर है। एमआर गया दुकान में पेमेंट लेने, दुकान वाले ने सामान को बेच के पेमेंट रख ली थी, वो किसको दे दी? एमआर को दे दी। अच्छा, एमआर को हम लोग फॉर्मल बंदा बोलते हैं, क्यों? उसका काम है वो, तभी वो फॉर्मल ड्रेस में जाता है, एकदम टाई बेल्ट लगा के। अब वो बंदा पैसे लेके अपने बैग में रखेगा, क्या वो पैसे उसके हैं क्या? नो। वो है कंपनी के ओनर के। तो वो है कंपनी के ओनर, यानी कि ए और बी के। अब वो कंस्ट्रक्टर, एक तरह से कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसको मिल गए, किसको? जो फॉर्मल पैरामीटर था, यानी कि एमआर। एमआर ने बिलिंग पर्ची दिखाई, अपना प्रूफ दिया कि हम इस कंपनी से आए हैं, उसने फटाक से उसको पैसे दे दिए। अब एमआर पैसे लेके किसको देगा? जाके कंपनी के ओनर को देगा। यहाँ कंपनी का ओनर कौन है? ए बी। और एक्स और वाई क्या है? एमआर है। तो सिर्फ एमआर का काम था फॉर्मल पैरामीटर, जो कि वहां से वैल्यू लेगा, और एक्चुअल पैरामीटर दैट आर द इंस्टेंस डेटा मेंबर, उनको वैल्यू दे देगा। बस इतना काम कंस्ट्रक्टर का है। आप कंस्ट्रक्टर से कुछ और काम नहीं करा सकते, वैल्यू देना लेना, बस यही सब। भैया हम समझे लोग बात? कंस्ट्रक्टर खाली छोड़ सकते हैं? कंस्ट्रक्टर खाली छोड़ सकते हो जब, लेकिन कहा गया है कि इनपुट बाय कंस्ट्रक्टर, नहीं, तब उसके कैसे खाली ब्रैकेट में छोड़ नहीं, दो? उसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर। हाँ बिल्कुल खाली छोड़ सकते हो। तो सर हम वही कर देते, इंट यहाँ पे इंट ए लिख देते कंस्ट्रक्टर के ऊपर, और ब्रैकेट में सिर्फ ए लिख के फिर उसके बाद हम नहीं हो वॉइड पाएगा, एडिशन में आ जाते। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट की जगह आप एक्चुअल पैरामीटर नहीं दे सकते। कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट की जगह एक्चुअल पैरामीटर नहीं दे सकते हो। मतलब क्यों? सर? इंट ए ऊपर, इंट ए यहाँ पर, या तो मल्टीपल डिक्लेरेशन की एरर आएगी। नहीं, एक बार इंट ए ऊपर करेंगे उसके अंदर हाँ तो खाली ए कभी नहीं लिखेंगे। दे सकते। सिग्नेचर में, किसी भी फंक्शन के सिग्नेचर में सिर्फ आप पैरामीटर नहीं दे सकते हो। अच्छा। इंट ए, इंट एक्स, इंट वाई ऐसे लिखना पड़ेगा।
कंस्ट्रक्टर में भी वही होता है अमन, और वही फंक्शन में भी होता है, जब फंक्शन हम डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं। हाँ सुये, सब बोलो क्या कह रहे हो। कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास का नेम अलग नहीं हो सकता है, कि कंस्ट्रक्टर कोई और नहीं है, क्लास का ही बंदा है, क्लास का ही एक रिप्रेजेंटेटर है बस, नेम अलग नहीं हो सकता। ठीक, अब हम ये प्रोग्राम फिर से बना रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करो, क्लास रीज्वाइन करो तब बनाए हम। ये है इंस्टेंस डेटा मेंबर। ये है फॉर्मल पैरामीटर। इसके अंदर कोई सोचे ऐसे लिख दो, ये रॉन्ग है, ये तरीका रॉन्ग बिल्कुल, आपको इंट ही लगाना पड़ेगा। यानी कि फंक्शन को जब डिक्लेयर किया जाता है या डिफाइन किया जाता है, ऑन दैट टाइम इट मस्ट हैव फॉर्मल पैरामीटर सिग्नेचर। दिख रहा है ना बोर्ड? यस सर, दिख रहा है। वाइड चेक नाम का फंक्शन बनाया, इसके अंदर बाकी सब काम होंगे। एन में चूंकि एक वैल्यू है, इंट n1 ले लिया, rev ले लिया, और rev में पहले 0 डाल दिया। तो अब हमें चूंकि एक काम को बार बार करना है, तो while लूप लगाया। सर फिर अंदर n को डिक्लेयर करेंगे? n नहीं बेटा, n1 है। ओके। कॉपी,
जब तक वो नंबर 0 से बड़ा है तब तक हम साइक्लिक ऑर्डर में चेक करते रहेंगे। क्या करना है, एक रिमाइंडर के लिए आर भी डिक्लेयर कर दिया, आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10। REV is equals to REV into 10 प्लस R। ये हम अभी समझाएंगे। N1 is equals to N1 upon 10 if N equal REV यहाँ ये मेथड बंद, यहाँ ये क्लास बंद। अब मेन मेथड बना दें तो पहले स्ट्रक्चर समझ लो, बाद में हम रिवर्स का लॉजिक समझाएंगे। हमने बनाया नेक्स्ट क्लास रिजल्ट PSBM नंबर मेन मेथड में यूजर ने इनपुट कर दिया। अब मेन मेथड का लॉजिक क्या कहता है उस हिसाब से इसको कॉल किया जाएगा। अब इस मेन मेथड के अंदर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पैलिंड्रोम OB इज इक्वल टू न्यू, दिख रहा है कि नीचे लिख दें? दिख रहा है जी। और यहां से वो M भेज दिया। एक्चुअल है तो M अकेले लिखा जाएगा। और अब हम कॉल करेंगे OB डॉट चेक। ऐसा करने से देखिए क्या होगा, ये OB ऑब्जेक्ट बनेगा किस क्लास का? ऊपर वाली का, पैलिंड्रोम। इसके अंदर क्या होगा, एक नंबर तो पहले होगा N। क्या कह रहे बेटा? हाँ चेक कर रहे बेटा, चेक कर, अभी चेक कर रहे हैं, एक मिनट। जो वैल्यू हम डालेंगे M में, वो M यहाँ अपनी वैल्यू भेज देगा। सपोज कर लो हमने डाली 1 2 3, तो 1 2 3 4 यहाँ आएगा। अब ये पूरी क्लास में कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। चेक नाम का फंक्शन बना है, यहाँ अपना लॉजिक है, ये इसमें आसानी से एक्सेसिबल है। बाकी वेरिएबल की कॉपी नहीं बनती है नमन, बाकी वेरिएबल को मेमोरी में जगह नहीं मिलती है, सिर्फ किसको मिलती है? इंस्टेंस मेंबर को। हम अभी ये लॉजिक समझाएंगे।
अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, या सर हम फोटो भी भेज भेज देंगे, दीजिए, कोई प्रॉब्लम। हाँ भेज रहा है फोटो। सुयस अभी बताना बेटा क्या तुम पूछना चाह रहे थे? आपने जो प्रोग्राम करके भेजा उसका बाद वाला पार्ट चेक करना है। ठीक। अभी हम ये बता दे रहे हैं, फिर हम इसको वो कराएंगे। अभी हम सभी इफ एल्स फॉर व्हाइल सभी लूप सभी कंट्रोल स्टेटमेंट जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करा देंगे। एन है, एक्स की वैल्यू ए में डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइड कैल कर दिया। ए मॉडुलस 10 नीचे नहीं होता है अपान। थोड़ी सी गलती वाइल लूप में है, बाकी और नीचे चेक करते हैं। क्लास रिजल्ट पीएसवीएम इंट एन स्कैनर दिस। दो फोटो भेजी है क्या? नहीं नहीं, दोबारा जो फोटो भेजी उसमें हमें सिर्फ मिल रहा है एसओपी एंटर नंबर बस। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। एम में डाला, चेक को भी। ये गलत है श्रेयस। अब गलती क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो तुमने लॉजिक पूरा जो पैरामीटर लिया है वो किसमें लिया है? कंस्ट्रक्टर में। जो तुमने पैरामीटर लिया है वो कंस्ट्रक्टर में लिया है यहाँ पर, और वहां से वैल्यू जब भेज रहे हो तो मेथड में भेज रहे हो। मेथड तो नाम पैरामीटराइज है, जो फंक्शन है उसमें तो पैरामीटर की जगह ही नहीं है। So yes, at the time of calling, there is no need of parameter, because at the time of defining, you have not given the formal parameter. ठीक है ना? श्रेयस चेक करो, उसको सही करो। हाँ, अगर भैया कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर दिए हैं तो कंस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट बनाते टाइम वैल्यू भेजें। अगर फंक्शन को पैरामीटर दिए हैं तो फंक्शन के लिए कॉल के टाइम पर भेजें। हाँ अमन बोलिए। अगर हम लोग इंस्टेंस ना लिखें और फॉर्मल लिख दें और कंस्ट्रक्टर खाली छोड़ दें तब चल जाएगा प्रोग्राम? कंस्ट्रक्टर खाली छोड़ दें और फंक्शन में वैल्यू फॉर्मल कैसे लिख दें, भेजें? फॉर्मल से। फॉर्मल पैरामीटर से। हाँ मतलब हम लिख दें वॉइड चेक इंट एक्स। नहीं सर, पैरामीटर ये पैलेंड्रोम जो कंस्ट्रक्टर है उसमें इंट एक्स लिख लिख दें और हाँ इंस्टेंस वेरिएबल इंट एन ना दें और अंदर कंस्ट्रक्टर को खाली छोड़ दें। एक सेकेंड, ऐसे। और इंस्टेंस को भी इरेज कर दीजिए। हाँ अब
अब आपके पास यूजर से इनपुट क्या मिला? कुछ नहीं। ये m लिखा रहने थे ये। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। फिर तो सर कंस्ट्रक्टर से सबको वैल्यू, जितने भी फंक्शन होंगे तो उनको मिल जाएगी नहीं कंस्ट्रक्टर मिलेगी, से वैल्यू? नहीं नहीं। मिलेगी, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्यों सर? ये खेल हो रहा है, यहां से वैल्यू गई इस वेरिएबल के पास, ये वेरिएबल लोकल है, ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर तक अपना अस्तित्व रखेगा, कंस्ट्रक्टर के बाहर आप एक्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब n और n1 जो है उनके पास वैल्यू कौन सी रहेगी? गार्बेज डेटा रहेगा। 0 रहेगी। प्रोग्राम विदाउट एरर चलेगा, कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन पैरामीटर, लेकिन जो आपका आउटपुट आएगा वो इलीगल आएगा। आप डालोगे 1 to 1, वो बताएगा नॉट पैलिंड्रोम। क्यों? क्योंकि n में और n1 में वैल्यू कुछ और जा रही होगी, जो आप भेज रहे हैं वो वैल्यू नहीं जाएगी। अपने आप चली जाएगी। क्या अपने आप चली जाएगी? गार्बेज वैल्यू, यस सर। गार्बेज तो अपने आप आती है ना। हर एक वेरिएबल में कुछ ना कुछ डेटा पड़ा रहता है, उसी को गार्बेज वैल्यू कहते हैं। ये क्लियर है? अब लॉजिक समझा देते हैं। क्लियर? हमें तुम्हारे प्रोग्राम में कहीं पर वो नहीं मिला था, व्हाइल लूप लगा। क्या तुमने लगाया था? बिना उसके काम चल रहा है? ठीक है। और अवनीश, तुम्हारा हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा है, कॉपी पे कुछ तो करो। सर वो बोल रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही। हाँ समझ रहे हैं हम। थोड़ा थोड़ा क्लियर दिख रहा है क्या? n1 ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब दिख रहा है। देखिए यहाँ किया क्या जाएगा, जैसे हमने नंबर डाला 1 2 और 3, कुछ बोर्ड धुंधला हो ही रहा है। जैसे हमने नंबर डाला बेटा 1 2 3, तो काम क्या करेगा? स्टेप 1 में आर में आ जाएगा 1 2 3 मॉडुलस 10। जब मॉडुलस 10 किया तो आर में क्या आया? रिमाइंडर आया, यानी 50 डिजिट। फिर आर ईवी इज इक्वल टू आर ईवी इंटू 10 प्लस 3। आर ईवी में पहले से पढ़ा था 0, तो 0 इंटू 10 हो गया 0 प्लस 3, आर ईवी में आ गया 3। 3। अभी भी स्टेप चल रही है, n1 अपान 10 कर दिया, सुयस ने यहाँ 1 पर 2। मॉडुलस लगा दिया था और n1 में ही डाल दिया, यानी कि 1 2 3 अपान 10 करेंगे तो 12 आएगा। n1 में क्या आएगा? 12। ये स्टेप 1 हो गई। अब देखो स्टेप 2 क्या होगी।
N1 R में आएगा बेटा 12 मॉडुलस 10 यानी कि 2। REV में आएगा 3 पहले से है इंटू 10 प्लस 2 यानी कि 32 आएगा। और N1 में आएगा 12/10 दैट इज 1। फिर R N में पड़ा है 1 1 मॉडुलस 10 किया तो आएगा 1। REV में आ जाएगा 32 इंटू 10 प्लस 1 यानी कि 321। और N1 में क्या आ जाएगा 1/10 दैट इज 0। जैसे ही 0 आ गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अब दोबारा इसके अंदर नहीं जाएगा। यानी कि N में क्या पड़ा था 1 2 3, REV में पड़ा है 3 2 1। क्या ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी? इफ की कंडीशन फेल हो जाएगी। और जब इफ की कंडीशन फेल हो जाएगी तो नंबर इज नॉट पैरेंड्रॉम। ठीक है ना? इस Yes. तरीके से किया जाएगा। आस्था ने यहां पर किया है, इसको हटाकर डायरेक्ट यहां लिख दिया है N1 मॉडुलस 10। अच्छा है, एक कम लाइन लिखनी पड़ी, एक कम वेरिएबल लेना पड़ा। सर कभी कदर वो रन नहीं होता है इसलिए हमने लिख दिया था। हो जाएगा रन। गारंटीड रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ सर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कि वो चल जाएगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं ब्रैकेट की। कंप्यूटर को बॉटम माउस बहुत अच्छे से आता है। इसको 0 है, इसका जो काम आएगा वो REV में आएगा, अगली बार उसको इवेल्युएट कर लेगा। ठीक है, इसकी भी हम फोटो भेज दे रहे हैं। फिर लिखिए एक प्रोग्राम। ऐसे ही बेटा 2 क्लासेस के थ्रू करना है। दो क्लासेस के थ्रू कंस्ट्रक्टर मर्जी है लगाओ, ना मर्जी है ना लगाओ। लिखिए राइट ए प्रोग्राम टू चेक, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इनपुट नंबर इज कोरोना नंबर आर नॉट। अब क्या होता है कोरोना नंबर हमें नहीं पता, चेक करना तुम। चेक वेदर इनपुट नंबर इज कोरोना नंबर आर नॉट। प्रोग्राम में तो सर डिफाइन होता है नंबर। हाँ प्रोग्राम में डिफाइन होता है, बट हम नहीं बता रहे हैं। प्रोग्राम में तो पूरा आता है लिख के, लॉजिक एग्जांपल सहित। और बेटा तुम लोग जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी बने, फीस डिपॉजिट कर दो, कंप्यूटर वाली अलग से, और बाकी जो है वो तो ही है। अमन की आ गई है, अवनीश की आ गई है, बाकी अभी नहीं आई किसी की। मैं आप कर सर देंगे। कोरोना नंबर है। कोरोना नंबर है, चेक करना फिर हमें बताना, ठीक है? नहीं बाद ही में बनाई है। भैया पढ़ा नहीं हम लोगों ने ये वाला नंबर। पढ़ना तो मिल जाएगा।